स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी। और आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग करने लेकर आ रही हूं मैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन जो है ऑल डायग्राम्स इन 30 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स, आपको सारे डायग्राम्स का कैसे ड्रॉ करना है, क्या लेबलिंग होनी चाहिए, सब कुछ इस सेशन में पता चल जाएगा। तो डू लाइक द सेशन एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले बच्चे शुरू करते हैं हम न्यूरॉन के डायग्राम के साथ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब इसकी लेबलिंग के लिए जब अगर हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ऐसे, ठीक है। आप इसे स्टार शेप का ड्रॉ करो, ओके। सो ऐसे निकले हुए प्रोजेक्शंस होने चाहिए जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। उसके बाद एक पतली सी टेल बनानी है, उसके बाद एक पतली सी टेल बनानी है। एंड में आते हैं हम अपने टर्मिनल्स पे जो आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने हैं। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? जो आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बना देते हैं न्यूक्लियस, उसके बाद ऐसे जाते हुए हमारे एक्सॉन्स। सो ये रहे हमारे एक्सॉन्स। बीच वाले पार्ट में एक्सॉन्स नहीं होते, यहाँ पे माइलिन शीट कवर नहीं करती, इसीलिए इसको नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। अब इसकी लेबलिंग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये जो आपको प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो ये हैं हमारे डेंड्राइट्स। एम आई क्लियर? ये जो प्रोजेक्शंस निकले हुए दिख रहे हैं इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। उसके बाद बच्चे ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं दिस पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। तो ये रही हमारी सेल बॉडी। अब बच्चे आ जाते हैं हम अपने एक्सॉन्स पे। तो इनको हम कहेंगे एक्सॉन्स एंड इसको जो कवर करती हुई शीट जाती है वो है हमारी माइलिन शीट। ये रही हमारी माइलिन शीट। और माइलिन शीट बीच में इंटरप्ट हो जाती है, उस पार्ट को हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। तो इतने हिस्सों में माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट रहती, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रैनवियर। अब आ जाते हैं बच्चे एक्सॉन टर्मिनल्स पे। तो ये रहे हमारे एक्सॉन्स टर्मिनल। तो इसकी लेबलिंग कर देते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एम आई क्लियर? सो एग्जाम में इतना ही नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम हमें ड्रॉ करना है ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। सो याद रखना, स्टार्टिंग विद डेंड्राइट्स, देन दिस इज द सेल बॉडी। इसको बच्चा आप न्यूक्लियस भी लेबल कर सकते हो, ये रहा हमारा न्यूक्लियस। देन कम्स दी एक्सॉन, इसको कवर करते जो शीट जाती है उसको हम कहते हैं माइलिन शीट। बीच बीच में माइलिन शीट इंटरप्ट हो जाती है, उस एरिया को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। एंड लास्ट में आते हैं हमारे एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे बीच में साइनैप्स होता है और दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट्स कंटिन्यू करते हैं वहां से। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको अच्छे से करके जाएंगे। अब बच्चे आते हैं हमारा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अक्सर बच्चे इस डायग्राम में आके हार मान जाते हैं और कहते हैं कि मैम हमें कुछ समझ नहीं आया। तो सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्यों इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं बच्चे? क्यों? क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन भी इन्वॉल्व होता है सर्कुलेटरी सर्कुलेशन के साथ साथ। अब बच्चे पल्मोनरी सर्कुलेशन और कार्डियक सर्कुलेशन जब साथ मिलता है इसीलिए उसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। सबसे पहले हमारी पल्मोनरी वेन, सबसे पहले हमारी पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या करती है? ये ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहां से लाती है बच्चे? हमारे लंग से। सो पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे लंग से एल्वुलाई की एक्सचेंज से लाकर कहां दे देती है बच्चे? लेफ्ट एट्रियम में। तो अब ये ब्लड कहां आ गया? ऑक्सीजन रिच ब्लड सारा का सारा लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से ये जो है ये कहां चला जाता है? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये जो बीच की वॉल्व आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं मिट्रल वॉल्व। तो मिट्रल वॉल्व किसके बीच में होती है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के, दैट इज लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम के बीच की वॉल्व को हम कहते हैं मिट्रल वॉल्व। और यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ जो हार्ट जो रहता है, तो बच्चे याद रखना लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो रहता है वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराता है, वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड लाके दे देती है लेफ्ट एट्रियम पे। लेफ्ट एट्रियम से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे कनेक्टेड आप देख रहे हो अयोटा। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो यहाँ पे कनेक्टेड है ना अयोटा,
सो ये अयोटा का किससे जुड़ी हुई है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ध्यान से देखो, सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जुड़ी रहती है अयोटा। अयोटा का काम है जितना भी ऑक्सीजन रिच ब्लड आया है उसको बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाना। तो अयोटा क्या करेगी बच्चे? अयोटा सारा का सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा देती है। तो हमने क्या सीखा? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज कंसर्न्ड विद द ऑक्सीजन रिच ब्लड। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है कहां से बच्चे? ये आएगा लंग्स से। सबसे पहले जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है अयोटा। अयोटा पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। एम आई क्लियर? यस और नो? इफ यस तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दो यस मैम, सब समझ आ गया। अब दूसरा आते हैं बच्चे राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब आ जाते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब राइट साइड ऑफ द हार्ट जो रहता है ना, ये कंसर्न रहता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से। किससे कंसर्न रहता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, सबके पास ऑक्सीजन जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड होता है नीचे के पार्ट से उसे इंफीरियर वीना कावा इकट्ठा करती है, ऊपर के बॉडी पार्ट से उसे सुपीरियर वीना कावा इकट्ठा करती है। अब ले आओ भैया, सुपीरियर वीना कावा ऊपर के बॉडी पार्ट से ले आई, इंफीरियर वीना कावा नीचे के बॉडी पार्ट से ले आई। अब वीना कावा का काम क्या है? वीना कावा का काम है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को राइट एट्रियम पे इकट्ठा करना। तो वीना कावास ने सारी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड राइट एट्रियम पे इकट्ठा कर दिया। अब राइट एट्रियम से ये कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल। अभी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो ऊपर के बॉडी पार्ट से कौन लेकर आ रही है? सुपीरियर वीना कावा। नीचे के बॉडी पार्ट से कौन लेकर आ रही है? इंफीरियर वीना कावा। सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इकट्ठा हो जाता है राइट एट्रियम पे। राइट एट्रियम से ये कहा जाता है बच्चे? राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? राइट वेंट्रिकल से क्या जुड़ा हुआ है? पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से क्या जुड़ी हुई है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देगी लंग्स पे। किसकी मदद से? पल्मोनरी आर्टरी की मदद से। और पल्मोनरी आर्टरी एल्वियोलाई पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगी और ब्लड को वापस ले आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई पे एक्सचेंज होगा और लंग्स के बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज हाउ आवर सर्कुलेशन वर्क्स। दो ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं, एक हमारे लंग्स जिनको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, दूसरा हार्ट इसलिए कार्डियक। इसलिए पल्मोनरी और कार्डियक सर्कुलेशन दोनों साथ में होते हैं, इसीलिए हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। एम आई क्लियर? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमसे तो डायग्राम ड्रॉ नहीं होता, हम कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे? तो एक काम करते हैं, उन बच्चों के लिए मैं हेल्प कर देती हूँ जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है और वो नहीं डिफिकल्ट डायग्राम्स ड्रॉ कर पाते। तो आप डिफिकल्ट डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाते, गोला तो ड्रॉ कर दोगे? कोई बात नहीं बच्चे, गोले बना दो, 4 गोले बना दो, ठीक है? 4 गोले बना दो। यहाँ लिख दो लेफ्ट एट्रियम, यहाँ लिख दो लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ लिख दो राइट एट्रियम, यहाँ लिख दो राइट वेंट्रिकल। ये 4 गोले तो बना लोगे ना? अब आ जाओ यहाँ पे मार्क कर दो पल्मोनरी वेन, ये मार्क कर दो पल्मोनरी वेन। तो आपकी पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड एल्वियोलाई से लेकर आ गई। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो बीच की वॉल्व है इसको भी मार्क कर दो मिट्रल वॉल्व, ये रही आपकी मिट्रल वॉल्व, ठीक है? तो अब सारा का सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या कनेक्टेड रहता है बच्चे? अयोटा। तो यहाँ पे बना दो अयोटा। चलो अलग कलर से बनाते हैं अयोटा ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है? तो यहाँ बना दो आपका अयोटा, ठीक है? तो ये रहा आपका अयोटा, ओके? अब इसको मार्क कर दो। सो ये रहा अयोटा। अयोटा का काम क्या है बच्चे? सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके बॉडी के सारे पार्ट्स को देना। सो अयोटा का काम क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके बॉडी के सारे पार्ट्स पे डिलीवर कर देना। इतना ड्रॉ कर लिया। अब आ जाओ वापस से, लाना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको चाहिए राइट एट्रियम पे, तो कहां कौन लेकर आएगा? वीना कावा। तो वीना कावा ऊपर के बॉडी पार्ट से लेकर आ गई सुपीरियर वीना कावा और नीचे के बॉडी पार्ट से लेकर आ गई इंफीरियर वीना कावा। नीचे के बॉडी पार्ट से लेकर आ गई इंफीरियर वीना कावा और सबके सबने कहा दे दिया ब्लड? राइट एट्रियम पे। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ये कहां चला जाता है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से फिर क्या जुड़ा हुआ होगा? पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे क्या जुड़ी रहती है? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंचा देती है।
याद रखना बच्चे, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, all veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein which carries oxygenated blood. All the arteries carry oxygenated blood except pulmonary arteries which carry deoxygenated blood. Am I clear? So चलो हार्ट का डायग्राम भी हो गया। अब आते हैं बच्चे रिफ्लेक्स आर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है। रिफ्लेक्स आर्क में आपको ये याद होना चाहिए कि ब्रेन बाईपास हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन का कोई भी रोल नहीं है। रिफ्लेक्स आर्क में किसका रोल है? स्पाइनल कॉर्ड का। रिफ्लेक्स आर्क में किसका रोल है? स्पाइनल कॉर्ड का। यहाँ पे ब्रेन का कोई भी रोल नहीं होता, इसको याद रखना। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या इंपॉर्टेंट होता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब बच्चे रिफ्लेक्स आर्क क्यों होता है? क्योंकि हमें तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए, कुछ भी आए, तो हमें इमीडिएटली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए। अगर ये चीज ब्रेन पे जाती तो धीरे धीरे रिएक्ट होती, हम चाहते हैं क्विकली स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो, इसीलिए हमारा ब्रेन बाईपास हो जाता है, ब्रेन का कोई रोल नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड पे रिफ्लेक्स आर्क वर्क करती है। तो कैसे वर्क करती है? सबसे पहले हमारी बॉडी में ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब कई रिसेप्टर्स होते हैं जो नोज पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे उनको कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो स्मेल लाते हैं। फिर हमारे स्किन पे टच रिसेप्टर्स होते हैं, कोई भी हमें टच करता है तो हमें फील हो जाता है। फिर हमारी बॉडी में थर्मोस्टैट रिसेप्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर का पता लगाते हैं। फिर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, अगर आपको कोई हाथ मोड़े तो आपको फील होता है, आप हाथ हटाने की कोशिश करते हो, वो पेन रिसेप्टर्स होते हैं। सो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। तो रिसेप्टर्स ने सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके कौन जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को? तो यहाँ पे जो लेके जाते हैं वो होते हैं एफेरेंट न्यूरॉन्स, और उनको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्यों? क्योंकि वो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। तो जब भी कोई चीज रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लाती है वो होती है सेंसरी। तो यहाँ पे स्किन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब ये रिसेप्टर्स, चाहे वो पेन का रिसेप्टर हो, चाहे वो टच का रिसेप्टर हो, चाहे वो प्रेशर रिसेप्टर हो, कोई भी रिसेप्टर हो, ये सारे के सारे रिसेप्टर्स एक इंफॉर्मेशन देते हैं। ये सारे के सारे रिसेप्टर्स एक इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये सिर्फ सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है। कैसी इंफॉर्मेशन होती है? सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सारी की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन ले जाएंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स। क्यों बच्चे? क्योंकि यहाँ पे सेंसेस की इंफॉर्मेशन है ना, टच, पेन, प्रेशर, क्या है? सेंसेस। इसलिए यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन सारा का सारा इंफॉर्मेशन ले जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड में ये इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट होती है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड कहती है जल्दी से रिएक्ट करो। रिएक्ट मतलब हाथ हटाओ, गर्म है जल्दी से हाथ हटाओ, अगर ठंडा है हाथ हटाओ, कोई मार रहा है हाथ हटाओ, कोई मोड़ है जल्दी से अपना हाथ मोड़ के निकाल लो बाहर। तो ये सारे रिस्पॉन्सेज है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड किसको देता है? मसल को। अब हमारी मसल तक कौन ले जाएगा? अब बच्चे जहां तक सेंसेस इन्वॉल्व थी वहां पे सेंसरी न्यूरॉन्स आ रहे थे। अब हमें मसल पे रिएक्ट करना है, मसल को एक्शन देना है, मसल को हमें इंफॉर्मेशन देना है हाथ हटाने के लिए। तो अब यहाँ पे कौन से आ जाएंगे? मोटर न्यूरॉन्स। तो यहां से क्या निकलेंगे? मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स जाएंगे मसल के पास और मसल को इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई गर्म लग रहा है जल्दी से हाथ हटा, तो मसल जो है वो हमारी हाथ हटा लेगी। तो इस पूरे आर्क को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहले हमारे रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, ठंडा, गर्म, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले वो रिसेप्टर्स उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। क्योंकि ये सेंसेस की इंफॉर्मेशन है इसीलिए सेंसरी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स इसको ले जाएंगे कहां पे? स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड है इसका इंटीग्रेटिंग सेंटर। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है बच्चे? इंटीग्रेटिंग सेंटर। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है हमारा? इंटीग्रेटिंग सेंटर। इंटीग्रेटिंग सेंटर मतलब जहां पे इंफॉर्मेशन का पूरा परसीवेंस होता है, उस जगह को इंटीग्रेटिंग सेंटर कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड है इंटीग्रेटिंग सेंटर। अब क्योंकि हमें रिस्पॉन्स मसल को देना है, हमें मसल को एक्शन के करने के लिए बोलना है कि तुम जल्दी से हाथ हटाओ, इसीलिए इंटीग्रेटिंग सेंटर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वहां से मोटर न्यूरॉन्स निकलेंगे, और ये मोटर न्यूरॉन्स मसल पे एक्ट करेंगे और मसल जल्दी से अपना हाथ हटा लेगी। Am I clear? So this is how reflex arc works. Okay. Now another very important, very important diagram which is the diagram of a nephron. अब बच्चे नेफ्रॉन का डायग्राम अक्सर बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो लेट्स learn to draw the diagram of a nephron in just 1 minute. Okay, come on. सबसे पहले एक सी जैसा कप बनाना है। क्या बनाना है? एक सी कप बनाना है। उसको कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दो,
उसी कप को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दो। अब इस कप में ना बहुत सारे गुच्छे बना दो कैपिलरीज के, बहुत सारे कैपिलरीज के ऐसे ऐसे गुच्छे बना दो। बना दिए? तो ये रहे आपके कैपिलरीज के गुच्छे। एम आई क्लियर? अब आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा सा जो नूडल है हमारा वो यूं जा रहा है, तो ये जो नूडल है ये बना लो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इस नूडल को है ना थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर दो, तो ये हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब इसको हल्का सा ऊपर एक्सटेंड कर लो, ये हो गया हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये नूडल वापस से कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब फाइनली यहाँ पे सारा का सारा सिक्रीशन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, तो ये ड्रॉ कर दो कलेक्टिंग डक्ट। इसकी लेबलिंग के लिए ना बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में इसकी लेबलिंग कर दो। सो ये क्या है बच्चे? बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। तो यहां बना दो बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद जो कैपिलरी का गुच्छा अपन ने बनाया था इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, तो यहां बना दो ग्लोमेरुलस। उसके बाद बच्चे ये क्या था नूडल जैसा? ये था हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो यहां बना दो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये बना दो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद नीचे जो जा रहा था ये क्या था बच्चे? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहां पे इसकी डायग्राम दे देते हैं लेबलिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये रहा हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ऊपर जाता हुआ हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो इसकी लेबलिंग दे दो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद बच्चे क्या गए? उसके बाद सारा का सारा सिक्रीशन कहाँ आ जाता है? हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहां पे इसकी लेबलिंग दे दो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सारा का सारा सिक्रीशन कहां पे आता है? कलेक्टिंग डक्ट पे, तो यहां पे लिख दो कलेक्टिंग डक्ट। एम आई क्लियर? सो आपका डायग्राम इतना ज्यादा वेल्ड क्लीन लेबल डायग्राम होना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे ऐसे आर्टरीज और वेन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी आर्टरीज और रीनल आर्टरी और रीनल वेन ड्रॉ कर सकते हो, एंड नहीं भी करा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन डायग्राम आपका इतना ही क्लियर होना चाहिए। बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नीचे जा रहा है इसलिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर आ रहा है इसलिए असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, आखिरी का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सारा का सारा सिक्रीशन कलेक्टिंग डक्ट में आता है। एम आई क्लियर? So this is the diagram of a nephron. If you want to take a screenshot, quickly take a screenshot and let's move further. So ये डायग्राम ड्रॉ करने में 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सो मैम ने आपके लिए आसान कर दिया। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बहुत रेयर आता है, बट पता होना चाहिए। ये रहा हमारा नेजल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। अब ये देख रहे हो आप ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो होती है हमारी ब्रोंकियोल्स। हर ब्रोंकियोल्स की एंड में एयर सैक्स गुच्छे होते हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये इसका पता होना चाहिए। एल्वियोलाई इज द मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। एल्वियोलाई इज द मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये अच्छे से करना। एल्वियोलाई इज द मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। ये सबसे पहले ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हुए दो ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ऐसे ब्रोंकियोल्स निकलते हैं, हर ब्रोंकियोल्स की एंड में गुच्छे होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। तो इसकी लेबलिंग जरूर याद रखना, दिस इज ब्रोंकियोल्स एंड ऐसे ऐसे गुच्छे होते हैं एल्वियोलाई के, ठीक है बच्चों। देखो ये रही ट्रैकिया, दो ब्रोंकाई में डिवाइड करा, फिर जो और ब्रांचेस होती हैं उनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं, एंड में जो गुच्छे होते हैं वो होते हैं हमारे एल्वियोलाई, which is the main site of gas exchange, don't forget that. Now coming to the cross section, this is, इसको बस ध्यान से देख लो। क्यूटिकल अपर लेयर होती है, सेकंड अपर एपिडर्मिस, बीच बीच में प्लांट सेल्स में ना बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं क्योंकि उनको ज्यादा वाटर और फूड का स्टोरेज करना होता है। जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स होते हैं, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, और नीचे वाली लेयर विल बी लोअर एपिडर्मिस। एम आई क्लियर? और हमेशा याद रखना स्टोमेटा हमेशा लीफ के लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि वेयर इज स्टोमेटा प्रेजेंट, तो स्टोमेटा इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। यहाँ पे देख रहे हो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? अपर एपिडर्मिस में नहीं, स्टोमेटा प्रेजेंट है लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ पे। एम आई क्लियर? चलो
स्टोमेटा का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स, बीच वाला होता है हमारा स्टोमेटल पोर, और यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, और ये रहे क्लोरोप्लास्ट सेल्स। एम आई क्लियर? तो बच्चे यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है, क्यों? क्योंकि जितना भी वाटर है वो गार्ड सेल्स के अंदर है। स्टोमेटा ओपन क्यों है? क्योंकि जितना भी वाटर है वो गार्ड सेल्स के अंदर है, इसीलिए स्टोमेटा ओपन है। यहाँ पे सारा का सारा जो वाटर है वो गार्ड सेल्स के बाहर चला गया है। यहाँ पे सारा का सारा वाटर गार्ड सेल्स के बाहर चला गया है, इसीलिए गार्ड सेल्स क्लोज हो गए। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन द वाटर। अगर वाटर गार्ड सेल्स के अंदर चला जाता है तो वो अपना सेल रिटेन करते हैं, अपना शेप में आ जाते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जब गार्ड सेल्स के बाहर पानी चला जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। याद रखना, स्टोमेटा ओपन हमेशा डे टाइम पे होता है। क्यों बच्चे? क्योंकि डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन होता है। नाइट टाइम पे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। नाइट टाइम पे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। एम आई क्लियर? सो डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन रहेगा, नाइट टाइम पे स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ओके नाउ, सो लेट्स कम टू दी, ओके सो वी हैव डन हार्ट। ओके नाउ लास्ट, अब बच्चे ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो याद रखना बच्चे, ये तो हो गए हमारे ओवरी, है ना, ये हो गए ओवरी। अब ये देखो, ये क्या है बच्चे? ये उसके फिम्बरी है। क्या है? फिम्बरी। फिम्बरी का रोल क्या होता है? सारे जो हर महीने एक एक एग निकलता है, उस एग को इकट्ठा करना। तो फिम्बरी इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो एग को इकट्ठा करती हैं। ये हो गया बच्चे फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। बच्चे ये आ जाते हैं यूट्रस, यूट्रस जहां पे इम्प्लांटेशन होता है। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस पे होगा। सिमिलरली ये भी है फैलोपियन ट्यूब, ये रही हमारी फिम्बरी एंड दिस इज ओवरी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चे, ये है हमारा, आप सर्विक्स कह सकते हो या वजाइनल एंट्री कह सकते हो। सो दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वजाइना। एम आई क्लियर? सो इसकी जो लेबलिंग है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो और जरूर प्रैक्टिस करके जाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसी के साथ बच्चे हम आ जाते हैं मेल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फर्स्ट है जो पीनस है, दिस इज यूरेथ्रा, सेकंड यूरेथ्रा। थर्ड जो दिख रहा है हमें हमारा, ये है हमारा स्क्रोटम सैक जहां पे टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद स्क्रोटम के अंदर टेस्टिकल्स, जिसको आप टेस्टिस भी कह सकते हो, टेस्टिकल्स। एंड देन वी हैव समाइनल वेसिकल्स, ये रही आपकी समाइनल वेसिकल्स। एंड वी हैव वास डिफरेंस, तो ये रहा हमारा वास डिफरेंस। बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं जो सारे के सारे सिक्रीशंस देती हैं। इसकी लेबलिंग भी अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। अब बच्चे जो मेन डिफरेंस आपको देखना है, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं, जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं वो सब माइटोसिस के अंडरगो करते हैं। बाकी जितने भी जर्म सेल्स है, जर्म सेल मतलब स्पर्म एंड एग, स्पर्म एंड एग सिर्फ और सिर्फ मियोसिस करेंगे। स्पर्म और एग सिर्फ और सिर्फ मियोसिस करेंगे। बाकी जितनी भी सेल्स है हमारी बॉडी में, जितने भी हार्ट, लंग, स्किन, किडनी, जितने भी सेल्स हैं सब सोमैटिक सेल्स हैं, सब माइटोसिस के अंडरगो जाते हैं। सिर्फ जर्म सेल जो कि स्पर्म और एग है, सिर्फ ये मियोसिस के अंडरगो जाते हैं। सो बच्चे माइटोसिस में कभी भी क्रोमोसोम का डिवीजन आधा नहीं होता। अगर पेरेंट में 2n है तो डॉटर में भी 2n प्रेजेंट होगा, और दो डॉटर सेल्स होंगी, दैट टू डिप्लॉइड, यानी कि दोनों में दो दो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम का हाफ डिवीजन नहीं होता। अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स होती हैं, यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स होती हैं और हैप्लॉइड होती हैं। मतलब कि हैप्लॉइड का मतलब पेरेंट अगर 2n है तो डॉटर सेल 1n हो जाएगी, यानी कि क्रोमोसोम नंबर एकदम आधा हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे पेरेंट के पास 20 क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर सेल्स के पास 20-20 क्रोमोसोम रहेंगे। लेकिन अगर मियोसिस में पेरेंट के पास 20 क्रोमोसोम है तो सारी डॉटर के पास 10-10 क्रोमोसोम रहेंगे। तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है मियोसिस में और 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। लेकिन माइटोसिस में सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है पेरेंट एंड डॉटर सेल का। ओके चल, सो लास्टली ये देख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो रूट प्रोपगेशन स्वीट पोटैटो का रूट से होता है, देख ही सकते हो आप, ओल्ड रूट से नई रूट बन रही है। जो राइजोम है जिंजर, उसका जो एडवेंटिशियस ऐसे रूट्स बनते हैं, बीच बीच में नोड्स होते हैं जिसमें बड्स निकलते हैं और न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है। पोटैटो का ट्यूबर होता है, बीच में एडवेंटिशियस ऐसे आई होती हैं। पोटैटो के ट्यूबर में ऐसे आई होती है जिससे न्यू प्लांट ऐसे उन आई से ग्रो करना शुरू करता है।
बच्चे जो ब्रायोफाइलम की पत्तियां होती हैं उनकी लीफ में ना नोड्स होते हैं, बड्स होते हैं, उन बड्स से न्यू पत्तियों से न्यू प्लांट ग्रो होना शुरू करता है। सो ब्रायोफाइलम वेजिटेटिवली ग्रो करता है लीफ से। उसके बाद आते हैं अनियन। अनियन के जो बल्ब होते हैं बच्चे, यहाँ पे देख रहे हो नीचे एक्सिलरी नोड्स, यहाँ से न्यू प्लांट ग्रो होना शुरू करता है बच्चे। फिर ऑक्सैलिस जो होता है वो एक रनर प्लांट है। रनर प्लांट मतलब कि वो ग्राउंड में बहुत अपनी ब्रांचेस न्यू प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर देगा। देन वी हैव मिंट जो कि एक सकर प्लांट का है। सो ये सारे डायग्राम्स, इन पे आपको लेबलिंग आ सकती है, इनको ड्रॉ करने को आ सकता है, एक्सपेरिमेंट्स आ सकते हैं, तो इन सबको अच्छे से करके जाना। ओके, सो ये रहा बच्चा आईवीएफ। दिस इज द डायग्राम ऑफ आईवीएफ, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां पे हम बाहर से स्पर्म और एग लेते हैं और उनको आउटसाइड दी मदर्स बॉडी लैब में एक पेट्री डिश के अंदर ग्लो करते हैं, सारे के सारा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो यूट्रस में होता है, और उनका फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ना होकर बॉडी के बाहर एक लैब में होता है, इसीलिए उसको इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एम आई क्लियर? चलो, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ वी हैव फिनिश्ड ऑल द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ क्लास 10th साइंस बायोलॉजी। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि सारे फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ाई करें। एंड दिस इज योर सेकंड चांस, सो रॉक द एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट।